हेलो फ्रेंड्स। यमुना एकेडमी की इस T20 जीएस क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं पहले क्वेश्चन पर नज़र। भारत में महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कार्नवालिस को, हार्ट मैकेंजी को, टॉमस मुनरो को या लॉर्ड डलहौजी को? तो इसका सही जवाब होगा हार्ट मैकेंजी को। हार्ट मैकेंजी ने भारत में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की। महलवाड़ी व्यवस्था दरअसल महाल शब्द से बनी है और महाल का अर्थ है गांव, यानी इसमें राजस्व की इकाई गांव को माना जाता था और गांव को एक इकाई मान के और उस पर से राजस्व इकट्ठा किया जाता था। और गांव के लेवल पर जैसे होते थे नंबरदार या मुखिया, तो उनके पास पूरे गांव के लोग अपना कर इकट्ठा कर देते थे और वो सरकार के पास जमा कर देता था। अच्छा, कार्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है भारत में। और टॉमस मुनरो जो था वो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक था। लॉर्ड डलहौजी जो था उसने भारत में हड़प नीति का शुरुआत की। हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे या थी? एनी बेसेंट, राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड मैकाले या विलियम जोन्स? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम जोन्स। अच्छा, जो एनी बेसेंट थी उन्होंने स्थापना की थी होम रूल लीग की, और राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फूले या सरोजिनी नायडू? तो इसका सही उत्तर होगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी और ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी। अच्छा, पंडिता रमाबाई जो थी उन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की। आर्य महिला सभा। और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, उनमें से एक पुस्तक है द हाई कास्ट वुमेन। द हाई कास्ट वुमेन, ये एक समाज सुधारिका थी। और सावित्रीबाई फूले, इन्होंने भी कुछ रचनाएं लिखी जैसे कि काव्य फूले या बावन काशी सुबोध रत्नाकर, ये इनकी रचनाएं थी। और सरोजिनी नायडू एक कवित्री थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने काफ़ी हिस्सा लिया था। और सरोजिनी नायडू की कुछ पोएम हैं, कुछ कविताएं हैं, जैसे कि द गोल्डन थ्रेश होल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। तो ये सरोजिनी नायडू की कविता थी। तो स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक लिखी वो लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। अगला, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद या ए और बी दोनों? तो इसके जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, ए और बी दोनों, यानी दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग। और इनके और भी मित्र थे। इन लोगों ने मिलकर के परमहंस मंडली की स्थापना की। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। परमहंस नाम से ही उन्हें ध्यान आता है रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो वो कंफ्यूज होकर के स्वामी विवेकानंद पर टिक लगा देते हैं, जबकि स्वामी विवेकानंद ने जो स्थापना की थी वो की थी रामकृष्ण मिशन की। और स्वामी विवेकानंद ने कुछ किताबें भी लिखी जैसे कि ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग। तो नेक्स्ट, भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हरिदास ठाकुर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु या ज्योतिबा फूले? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु घासीदास। गुरु घासीदास ने भारत में सतनामी आंदोलन चलाया। और जो हरिदास ठाकुर थे ये पूर्वी बंगाल में इन्होंने दलितों के लिए संघर्ष किया। नारायण गुरु ने केरल में संघर्ष किया दलितों, दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए। और ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र से संबंधित थे। इन्होंने
महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया, यानी एक समाज सुधारक थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? बुक्का प्रथम ने, देवराय प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या पुष्यमित्र शुंग ने? तो इसका सही उत्तर होगा बुक्का प्रथम ने। जो बुक्का प्रथम था वो संगम वंश का एक शासक था, और संगम वंश ये साउथ में था। और देवराय प्रथम भी उसी वंश का शासक था। इसके शासनकाल में जो एक महत्वपूर्ण घटना है वो है, इसके समय जो इटली का एक यात्री था निकोलो कॉन्टी, वो आया था देवराय प्रथम के समय। और समुद्रगुप्त जो था वो तो गुप्त वंश का शासक था, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसकी एक उपाधि है कविराज, एक है धरणिबंध, एक है परक्रमांक। और जो पुष्यमित्र शुंग था ये शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने कि मौर्य वंश के अंतिम शासक को मारकर और शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, खानी बाबा किसे कहा जाता है? अब्दुल रहीम खान खाना को, निजामुद्दीन औलिया को, बाबा फरीद को या बैरम खां को? तो इसका सही उत्तर होगा बैरम खां को। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, क्योंकि अकबर काफ़ी कम उम्र में गद्दी पर बैठ गया था, तो उसका जो संरक्षक का काम किया था वो बैरम खां ने किया था, जिसको खानी बाबा कहा जाता था। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अच्छा, निजामुद्दीन जो औलिया थे ये चिश्ती सिलसिला के एक संत थे। बाबा फरीद भी उसी सिलसिले के संत थे, चिश्ती सिलसिले के। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक फील्डर कहाँ की स्थानीय पवन है? उत्तरी अमेरिका की, इटली की, आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल की या ऑस्ट्रेलिया की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, उत्तरी अमेरिका की एक जो स्थानीय पवन है उसे कहा जाता है चिनूक। अब तो अमेरिका का एक चिनूक नाम से हेलीकॉप्टर भी है। तो चिनूक जो है वो उत्तरी अमेरिका की स्थानीय पवन है, जो रॉकीज की जो श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, तो उस पर चिनूक बहती है। अच्छा, जो इटली है, इटली में एक स्थानीय पवन बहती है जिसे कहा जाता है बोरा। और ये बोरा बहती है जो एड्रियाटिक सी है उसके, और इटली का जो तट है उसके आसपास ये बोरा बहती है। और आल्प्स पर्वत के जो दक्षिणी ढाल पर जो एक स्थानीय पवन बहती है उसका नाम है फॉन। तो फॉन वहां बहती है। नेक्स्ट, पिग्मी जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? जायरे से, इक्वाडोर से, दक्षिण अफ्रीका से या उत्तर अफ्रीका से? तो इसका सही उत्तर होगा जायरे से। जायरे एक देश भी है, एक नदी भी है। तो कॉन्गो जो डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसको जायरे भी कहा जाता है। और जो जायरे जो नदी है, जो कॉन्गो नदी है, वहाँ पर कॉन्गो बेसिन, तो कॉन्गो बेसिन में ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है। अच्छा, इक्वाडोर में एक जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है ओका। जनजातियां तो और भी पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से एक जनजाति है ओका। दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बंटू। और उत्तरी अफ्रीका में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बर्बर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? बूमला, यांगयाप दर्रा, नाथुला दर्रा या सिपकीला दर्रा? तो इसका सही उत्तर होगा नाथुला दर्रा, क्योंकि नाथुला दर्रा कुछ समय पहले चर्चा में भी रहा था कि चीन और भारत का तनाव हो गया था इसी दर्रे पर घुसपैठ को लेकर के। अच्छा, जो बूमला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और यांगयाप दर्रा है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसी दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तिब्बत से। और जो सिपकीला दर्रा है
ये सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और इस दर्रे से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? नर्मदा, सोन, महानदी या ब्राह्मणी? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणी, क्योंकि ये तीनों नदी तो अमरकंटक पठार से ही निकलती हैं और जो ब्राह्मणी नदी है वो दो नदियों से मिलकर के बनी है, एक है शंख और एक है कोयल। शंख और कोयल से मिलकर ये बनी है ब्राह्मणी। नेक्स्ट है शिलांग का पठार संरचना की दृष्टि से किसका हिस्सा है? हिमालय का, छोटा नागपुर पठार का, दक्कन के पठार का या विंध्याचल रेंज का? तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर पठार का। जो शिलांग का पठार है जो नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल मेघालय में, तो वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है संरचना की दृष्टि से। नेक्स्ट, अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट थूलियर, माउंटेन डियोबोली या माउंट कोयोब? तो इसका सही उत्तर होगा सैडल पीक। सैडल पीक जो है वो अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी है और जो माउंट थूलियर है ये निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट डियोबोली ये मध्य अंडमान में स्थित है और माउंट कोयोब ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से सीबीआई के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। सीबीआई की स्थापना संथानम आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुई है। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से शक्तियां प्राप्त होती हैं या यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो इसमें से हमें गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन का। तो पहला हम देखेंगे कि सीबीआई की स्थापना संथानम आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, यह भी सही है, क्योंकि सीबीआई कोई कानून बनाकर इसकी स्थापना नहीं की गई। सीबीआई को किसी भी कानून, किसी भी विधि के द्वारा इसको शक्तियां प्राप्त नहीं होती और न विधि के द्वारा स्थापित है, इसलिए वैधानिक संस्था नहीं है। तीसरा है इसे दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से शक्तियां प्राप्त होती हैं, यह भी बात सही है। और चौथा है यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, यह गलत है। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम नहीं करती, ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करती है। कार्मिक मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डी गलत है। नेक्स्ट, लोकपाल व्यवस्था की जन्मस्थली किस देश को माना जाता है? ग्रेट ब्रिटेन को, स्वीडन को, अमेरिका को या फ्रांस को? तो भाई ग्रेट ब्रिटेन से तो संसदीय लोकतंत्र की जन्मस्थली है ग्रेट ब्रिटेन, और जो अमेरिका है वहां से पीआईएल की शुरुआत हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका सही उत्तर होगा स्वीडन, बी। लोकपाल व्यवस्था की जन्मस्थली स्वीडन को माना जाता है और वहां इसे कहा जाता है ओम्बड्समैन प्रणाली, ओम्बड्समैन सिस्टम, जिसको कि भारत में लोकपाल कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की? यूएन डेवर आयोग ने, काका कालेलकर आयोग ने, बीजी खैर आयोग ने या राजमन्नार आयोग ने? तो इसका सही उत्तर होगा राजमन्नार आयोग ने। और राजमन्नार आयोग को गठित किया था तमिलनाडु सरकार ने, तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार आयोग को गठित किया था और उसने अपनी सिफारिश में ये कहा था कि भाई भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त किया जाए। अच्छा, जो यूएन डेवर आयोग था वो SC/ST से संबंधित था, यानी SC/ST से संबंधित इसने कुछ सिफारिशें दी थी। काका कालेलकर आयोग
ने ओबीसी के संबंध में कुछ सिफारिशें दी थी, जो कि हमने पिछले वीडियोस में जिनका जिक्र किया है। और जो बीजी खैर आयोग था वो पहला राजभाषा आयोग था भारत में, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राजभाषा आयोग जो था वो बीजी खैर की अध्यक्षता में बना था, जिसको खैर आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं? स्टाम्प शुल्क का, यात्री और माल कर का, संपदा शुल्क का, या समाचार पत्रों पर लगने वाले कर का? तो इसका सही उत्तर होगा स्टाम्प शुल्क का। स्टाम्प शुल्क का आरोपण तो केंद्र करता है, लेकिन इसका संग्रह यानी इकट्ठा करना और विनियोजन, ये दोनों चीजें राज्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की प्रभुता और अखंडता का सम्मान, या एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप? तो इसका सही उत्तर होगा ए, गुटनिरपेक्षता। यानी गुटनिरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है, अपितु एक स्वतंत्र सिद्धांत है, और ये तीनों पंचशील के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अगला है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, स्वीडन से, या भारत से? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। PIL की संकल्पना सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में आई। भारत में ये कब आई? तो भारत में आई 1980 के दशक में, 1980 के दशक में आई। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही थी वो एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे PN भगवती, PN भगवती की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही थी। नेक्स्ट, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो कहलाती है हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, हॉट मनी, या टोकन मनी? तो इसका सही उत्तर होगा हॉट मनी। यानी कि हॉट मनी वो मनी होती है जिसमें कि शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो। तो ये तो थे हमारे 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।